चलो नमस्कार साथियों, फिर से एमसीक्यू का पार्ट 2 हिस्ट्री के एमसीक्यू चल रहे हैं पर डे 10 एमसीक्यू विद एक्सप्लेन। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 है। 10 एमसीक्यू इसमें भी देखेंगे, हिस्ट्री के ही 10 एमसीक्यू है। और आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है कि इतिहास का ही पहला क्वेश्चन है कि काव्य दर्शन नामक, हमने ये ट्राई किया है कि हर दिन के एमसीक्यू में कम से कम एक रचना जो खास होती है, तो आज ही उसी में पहला क्वेश्चन ही रचना का है भाई। तो हमसे पूछ रहा है कि काव्य दर्शन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो काव्य दर्शन एक रचना है, इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास दंडी, बी शूद्रक, कालिदास और विशाख दत्त। ये विशाख दत्त हो रखा है, इसे थोड़ा सही कर देना, विशाख दत्त, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। चलो, तो हमसे यह पूछ रहा है कि काव्य दर्शन के लेखक कौन है। तो काव्य दर्शन के लेखक कौन है भाई? तो पहला ऑप्शन हमारे पास दंडी, तो काव्य दर्शन का लेखक कौन हो जाएगा? दंडी। पहले क्वेश्चन का आंसर ही पहला ऑप्शन है दंडी ने लिखी है काव्य दर्शन। ठीक है, चलो शूद्रक भी एक लेखक है। शूद्रक ने लिखी है क्या? शूद्रक ने लिखी है मिताक्षरा। ठीक है भाई, मिताक्षरा याद रखना, शूद्रक के द्वारा लिखी गई है मिताक्षरा पुस्तक। कालिदास तो सबको पता है कि कालिदास की है, मेघदूत कालिदास की है, ऋतुसंहार कालिदास की है भाई। ठीक है, कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, विशाख दत्त भी एक राइटर है। विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मुद्रा राक्षस। ठीक है भाई, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। विशाख दत्त की एक और बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है? देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रेम प्रसंग की बात की गई है, प्रेम प्रसंग की। ठीक है भाई, प्रेम प्रसंग की बात की गई है देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की। मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त की है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता था भाई? अमित्रघात के नाम से। ठीक है, तो अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है हमारे पास अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी है बिंदुसार, डी है बृहद्रथ। ठीक है भाई, तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और बृहद्रथ ये तीनों किस वंश के हैं? मौर्य वंश के है भाई, मौर्य वंश के। बृहद्रथ के बारे में याद रखना कि मौर्य का अंतिम शासक कौन है? मौर्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, चलो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और तब बनता है बिंदुसार, उसके बाद शासक 298 बीसी में बनता है भाई। ठीक है, 298 बीसी में कौन बनता है शासक? बिंदुसार बनता है। तो हमारा अमित्रघात, मतलब अमित्रघात किसकी उपाधि है? तो अमित्रघात है बिंदुसार की, तो हमारा आंसर ही बिंदुसार होगा भाई, ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो सी बिंदुसार हमारा अमित्रघात के नाम से जाना जाता था भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य परम भट्टाकर इसे कहा जाता है, परम भट्टाकर। ठीक है, चलो परम भट्टाकर चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अजातशत्रु, यहाँ पर एक ऑप्शन है, अजातशत्रु किस वंश का है? सब ऑप्शन कमेंट में बताएंगे अजातशत्रु किस वंश का था। तो अजातशत्रु की एक उपाधि बता देता हूं। अजातशत्रु की उपाधि क्या थी? अजातशत्रु की उपाधि थी कुणिक। ठीक है भाई, अजातशत्रु की उपाधि क्या थी? कुणिक थी। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। सारे ऑप्शन हमने एक्सप्लेन कर दिए। इसका आंसर है बिंदुसार, अमित्रघात के नाम से जाना जाता था भाई, बिंदुसार। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उपाध्यक्ष का पद भी सृजित मतलब बनाना होता है, निर्माण करना। वो कह रहे हैं कि किस बौद्ध संगति में, सबको पता है कि बौद्ध संगति कितनी हुई है? 4, और कहीं कहीं 5वीं भी मान लेता है। पांचवी कौन सी? हर्षवर्धन ने की थी, जो हर्षवर्धन ने। ठीक है, चलो तो ये तो था बाद की बात, हर्षवर्धन 5वीं छोड़ो, 4 मानी जाती है। वैसे मुख्यतः 4 मानी जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली सबको पता है कहां पर होती है? राजगृह में होती है भाई, राजगृह में होती है। ठीक है, दूसरी कहां होती है? वैशाली में होती है, वैशाली में होती है। तीसरी कहां होती है? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में होती है तीसरी बौद्ध संगति। और चौथी कहां होती है? कुंडलवन कहां है? जम्मू कश्मीर में, JNK में है कुंडलवन। ठीक है, कुंडवन मत कर देना भाई, कुंडवन कहाँ है? कुंडवन है हमारा
नेपाल में कुंडवन में क्या हुआ था, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलो तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 बौद्ध संगति थी, राजगिर में पहली, वैशाली दूसरी, पाटलिपुत्र में तीसरी और कुंडलवन जम्मू कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति। तो हमसे यही पूछ रहा है कि 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, तो इनमें से किस बौद्ध संगति में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का पद, ये उपाध्यक्ष पूछना चाह रहा है भाई, सृजित किया गया था। क्लियर, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है भाई, चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष है वसुमित्र। ठीक है, वासुमित्र इसका अध्यक्ष था भाई चौथी बौद्ध संगति का। तो उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष, याद रखना भाई, अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था, याद रह जाएगा। प्रथम का अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रथम के अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। दूसरी का कौन था, शाबा कामीर, याद रह जाना भाई, शाबा कामीर। तृतीय का कौन था, मोगलीपुत्र तीस्त उसका नाम था भाई, मोगलीपुत्तिस्त। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमने एक्सप्लेन कर दिए, प्रथम बौद्ध संगति जगह हमने एक्सप्लेन कर दी, उनके अध्यक्ष एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, राजाओं की बात की जाए तो राजाओं के लिए ए और के याद रखना। पहले में है अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। दूसरे में है कालाशोक शिशुनाग वंश का था। ठीक है, कालाशोक। ए से फिर हमारा आ जाएगा अशोक और कई से आ जाएगा कनिष्क हमारा कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है इसको बढ़ाते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के समय प्रमुख फसल कौन सी नहीं थी भाई। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, शब्द क्या पूछ रहा है कि नहीं थी। ठीक, तो सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता में कौन सी फसल नहीं थी। तो हमने कहा कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य का संबंध सिंधु सभ्यता है कोल्डी हवा से मिला है भाई, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। गेहूं सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल में आता है। जौ को यव कहा जाता था। ठीक है, गेहूं को गोधूम, इसका तत्सम कह सकते हैं, गोधूम। ठीक है, जौ का तत्सम यव होता है। सरसों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सरसों सिंधु सभ्यता की एक फसल नहीं है, क्योंकि सरसों के साक्ष्य कहीं से नहीं मिले भाई, साक्ष्य कहां से नहीं मिले हैं सिंधु सभ्यता में। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे कह रहे हैं, अच्छा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बढ़ा दिया इसने। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में से एक उत्तर वैदिक, ठीक है वैदिक हो गया कोई नहीं, वैदिक है, निम्नलिखित में से एक उत्तर वैदिक काल की विशेषता नहीं है भाई। यहां पर भी नहीं पूछ रहा है, जैसे हमसे आयु गेम करता है, नहीं सब पर हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है कि कौन सी एक विशेषता नहीं है, मतलब उत्तर वैदिक काल में एक चीज जो इनमें से नहीं हुई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इस काल में लोहे की खोज हुई थी। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है भाई। उत्तर वैदिक काल, सबसे पहले वैदिक काल का समय सबको पता है कि 1500 से 600 बीसी तक चलता है, क्लियर है। लेकिन फिर इसके भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जिसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर मतलब उत्तर शब्द का अर्थ होता है बाद का। तो ऋग्वैदिक काल वह काल जो जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है, और इसका समय काल क्या था 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, और बाकी बचा 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, क्लियर है। तो हमसे कह रहे हैं कि इस काल में लोहे की खोज होती है, तो सही बात है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है और धीरे धीरे औद्योगिकरण बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहा है अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन और व्यापार था। तो क्या ये कथन सही है कि अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन और व्यापार था भाई? तो पशुपालन यहाँ पर सही है, लेकिन व्यापार यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यापार किसका था? सिंधु सभ्यता का था व्यापार और पशुपालन। इसमें हम कह रहे हैं कि लोहे की खोज हुई तो औद्योगिकरण बढ़ गया, तो धीरे धीरे कृषि को बढ़ावा मिला, कृषि के हथियार बनने लगे ना, हल बनने लगा, कुदाल बनने लगी, जो भी संबंधित होते हैं कृषि से, तो सारी चीजें बनने लगी। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का आधार उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? पशुपालन के साथ साथ कृषि हो गया भाई, कृषि। तो याद रखना ये वाला कथन हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं पूछा है तो ये नहीं थी उसकी विशेषता। ठीक है, इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी, ये बात भी सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में जो भी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र,
ठीक है। शूद्र के बारे में एक क्वेश्चन है कि शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ, ये कमेंट में बताएंगे सब, ठीक है। शूद्र का पहली बार प्रयोग या शूद्र की जिक्र पहली बार किस ग्रंथ में हुआ, ये सब कमेंट में बताएंगे। तो ये जो व्यवस्था थी ना, वर्ण व्यवस्था, आज भी इसी व्यवस्था पे चलता हमारा समाज। तो ये वर्ण व्यवस्था किस आधार पे थी, तो ऋग्वैदिक काल में ये कर्म के आधार पे थी। जो जैसा कार्य करेगा वो उसी श्रेणी में आएगा भाई, ठीक है। मान लो कोई हवन कुंड का काम करता तो वो पंडित होगा, चाहे उसका जन्म वैश्य परिवार में हुआ है, ठीक। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, ये आधार उन्होंने जन्म बना दिया, जिसका जन्म जिस कुल में होगा उसी वर्ण में आएगा। क्लियर है, तो ये भी हमारा सही है। ये उत्तर वैदिक काल की एक विशेषता थी भाई। उत्तर वैदिक काल का समय की बात करें 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, तो यही तो हमने कहा कि 1000 से लेकर 600 BC तक था उत्तर वैदिक काल। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या मिला, बी ऑप्शन, क्या अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन और व्यापार नहीं था भाई, कृषि था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एक शासक जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था, फिर उसने नहीं पूछ लिया। आज नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं भाई हमारे वीडियोस में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ध्रुव। तो ध्रुव किस वंश का था, राष्ट्रकूट का था, ठीक है भाई, राष्ट्रकूट का था। तो हमें यही तो पूछा जाता है, कभी वो वंश पूछ लेता है कि कौन सा वंश शामिल था या नहीं था, और कभी वो शासक पूछ लेता। तो राष्ट्रकूट की ओर से कौन सा था, राष्ट्रकूट की ओर से ध्रुव था, ठीक है। वत्सराज किस वंश का था, गुर्जर प्रतिहार का था, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का था भाई। चलो, और पुलकेशिन द्वितीय, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय ही नहीं था भाई। पुलकेशिन द्वितीय वही जिसने हर्षवर्धन को हराया था, हर्ष को हराया, ठीक है, हर्ष को हराया और नर्मदा नदी के किनारे क्या कर दिया था, नर्मदा नदी के किनारे एहोल अभिलेख लिख दिया था, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख किस राज्य में है भाई, ये कमेंट में बताएंगे सब, राज्य कौन से इसका, क्योंकि पिछले एमसीक्यू की वीडियो में अभिलेख का क्वेश्चन आया था, तो वहां पर हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इसका चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका चौथा ऑप्शन हमारे नेक्स्ट पेज में भाई, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या है, इसका चौथा ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर देखते हैं चौथा ऑप्शन, ये रहा चौथा ऑप्शन, ठीक है भाई। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या है, धर्मपाल की बात कर रहा है, धर्मपाल। चौथा ऑप्शन धर्मपाल है। तो धर्मपाल किस वंश का था, तो धर्मपाल था हमारा पाल वंश का। तो चौथा ऑप्शन है पाल वंश का। तो पाल वंश का धर्मपाल इस युद्ध में शामिल था, सही बात है, ये भी शामिल है भाई। और ये कहां पर था, बंगाल में शासन कर रहा था पाल वंश, ठीक है। चलो, तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ कि इसमें कौन कौन शामिल था, इसमें शामिल था ध्रुव, वत्सकार और धर्मपाल। पुलकेशिन द्वितीय इसमें शामिल नहीं था भाई, सब याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय इसमें शामिल नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि सल्तनत काल में प्रसिद्ध नाम हजार दिनारी किस शासक का सेनापति था। चलो भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन डाल दिया कि हजार दिनारी मतलब 1000 दिनार में उसे खरीदा गया था भाई, 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसका नाम हजार दिनारी पड़ गया। तो किस शासक का, दिल्ली सल्तनत में किस शासक का सेनापति था, और ऐसा कहा जाता है कि जब ये सेनापति उसकी सेना में शामिल हुआ तो उसने अधिकतर युद्ध इसी सेनापति के नेतृत्व में लड़े थे भाई, ठीक है। चलो, तो हमारा पहला ऑप्शन है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। तो एमबीटी को क्या कहा जाता है, रक्त पिपासु, इसको कहा जाता है रक्त पिपासु, ठीक है, रक्त पिपासु या फिर पागल बादशाह, इसे क्या क्या कहा जाता था, इसे रक्त पिपासु कहा जाता था या फिर इसे कहा जाता था पागल बादशाह। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बलवन किस वंश का था, बलवन था गुलाम वंश का, बलवन गुलाम वंश का शासक था। और सिजदा और पैबोस इसने चलाया था, सिजदा और पैबोस, क्या चलाया था, सिजदा और प्लस पैबोस, इसने चलाया था सिजदा और पैबोस, याद है। सिजदा और पैबोस में क्या था, सिजदा और पैबोस में राजा का सिजदा करना है सर झुका के, पैबोस में क्या था कि राजा के पैर छूने हैं भाई, ठीक है। ये क्या था, बलवन ने एक रीति चलाई थी अपने शासन काल में कि जो भी शासक बलवन से मिलना चाहेगा वो सिजदा और पैबोस का अनुपालन करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 दिनारी किसके शासन काल में था, 1000 दिनारी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में था भाई। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक, और इसके दरबार में था सेनापति 1000 दिनारी मलिक काफूर जिसका नाम था, ठीक है, मलिक काफूर था भाई इसका नाम, मलिक काफूर, इसका असली नाम क्या था, मलिक काफूर। और ऐसा कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के ही नेतृत्व में दक्षिण भारत पर पूर्णतः लगभग, ठीक है, लगभग पूर्णतः
पूर्णतः अधिकार कर लिया था, लगभग सभी राज्य उसने जीत लिए थे दक्षिण भारत के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा ऑप्शन तो नन है, तो इसको क्या एक्सप्लेन करना। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न, पुरापाषाण काल में, पुरपाषाण हो गया, पुरापाषाण है भाई, ठीक है, पुरापाषाण काल में चित्रकारी के साक्ष्य, चित्रकारी मतलब कहां पर चित्र बने के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए। वो कहना चाह रहे कि पाषाण काल में जो सबसे प्राचीन प्राचीन जगह थी पुरापाषाण काल, उसमें है चित्रकारी के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए। चलो ऑप्शन देखते हैं। भीमबेटका की गुफा, तो भीमबेटका की गुफा कहाँ है, एमपी में है। बाघ की गुफा, बाघ की गुफा कहाँ है, एमपी में भाई। ठीक है, चलो कनेरी की गुफा, तो इसको सब कमेंट में बताना कहाँ है, बता देते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। बुर्ज होम ये कहाँ है, ये है JNK में। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाषाण काल के जो चित्रकारी मिले हैं वो भीमबेटका की गुफाओं से मिले भाई, भीमबेटका की गुफाओं से। क्लियर है, बाघ की गुफा एमपी में, याद रखना कनेरी की गुफा महाराष्ट्र में। बुर्ज होम, बुर्ज होम के बारे में एक चीज याद रखना कि बुर्ज होम से क्या मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं मानव के साथ, मानव के साथ, मानव के साथ जानवर। ठीक है, ये हमने अपनी लेंथी क्लास में पढ़ा रखी है वीडियो लेक्चर में। लेकिन किस काल में, पाषाण काल में। ठीक है भाई, तो पाषाण काल में मानव के साथ जानवर दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। तो 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटकाओं की गुफा में पुरापाषाण काल की चित्रकारी देखने को मिलती है या उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रेहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। अच्छा, रेहला की भाषा पूछ रहा है भाई हमें। रेहला, सबसे पहले रेहला लिखी किसने थी, इबन बतूता ने। सबको पता है इबन बतूता, इबन बतूता एक यात्री था, किसके समय आया था, MBT, जिसका हमने अभी डिस्कस किया था कि पागल बादशाह और रक्त पिपासु कहा जाता है, तुगलक वंश का शासक था, तुगलक। ठीक है, अगर इबन बतूता के बारे में कहा जाए कि कब आया, तो 1533 में आया था भाई ये MBT के दरबार में। और MBT से क्या करता है, दिल्ली का काजी बनाता है, दिल्ली का काजी बनाता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है और चीन में राजदूत भेजता है, चीन में राजदूत बनाकर भेजता है, चीन में राजदूत। ठीक है, चलो तो इसी इबन बतूता ने लिखी थी रेहला, रेहला पुस्तक लिखी थी। ठीक है, रेहला, और इसकी भाषा पूछ रहा है तो इसकी भाषा हो जाएगी अरबी भाषा। ठीक है भाई, अरबी भाषा इसकी भाषा हो जाएगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। ठीक है भाई, 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, और इसमें पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, इसने पूछ रहा है कि प्रसिद्ध नाम तेनालीराम, अच्छा फिर से प्रसिद्ध व्यक्ति आ गया, कि प्रसिद्ध नाम तेनालीराम किस विजयनगर साम्राज्य के शासक के दरबार में था। अच्छा, विजयनगर सबको पता है कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, चलो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो ये रहा ऑप्शन बी, स्थापना किसने की, हरिहर बुक्का ने। ये रहा इसकी स्थापना 1336 में। ठीक है भाई, स्थापना। क्लियर है, तो प्रसिद्ध नाम तेनालीराम किस विजयनगर साम्राज्य के दरबार में था, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर कृष्णदेव राय, KDR जिसे कहा जाता है, कृष्णदेव राय के, जिसके दरबार में क्या थे, अष्टदिग्गज थे। ठीक है भाई, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज मतलब 8 विद्वानों का एक ग्रुप था, तो अष्टदिग्गज में शामिल था तेनालीराम। तेनालीराम की पुस्तक पूछते हुए, इसकी पुस्तक का नाम था पांडुरंग, पांडुरंग महात्म्यम। ठीक है, पांडुरंग महात्म्यम तेनालीराम की पुस्तक थी भाई। ठीक, जो अष्टदिग्गज में से एक प्रसिद्ध विद्वान था। हरिहर बुक्का कौन थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। ठीक है, देवराय प्रथम भी विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था। ठीक है, सदाशिव राव जिसने तालीकोटा का युद्ध में भाग लिया, तालीकोटा। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध में इसने भाग लिया था, 1665 में होता है, जिसे राक्षसी तड़ागी का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षसी तड़ागी, तड़ागी का युद्ध, राक्षसी तड़ागी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, चलो तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से हम डेली प्रयास करेंगे कि हर दिन 10 MCQ हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, जियोग्राफी, हर सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कराएं विद एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए डाटा, नए जोश, नए दिन के साथ। आज की वीडियो को करते यहीं पर